नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आज मैं यहां पर आपके लिए उपस्थित हो गई हूं। जो मेरा वायदा था कि हर संडे को शाम को 7 बजे आपको वीकली मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स मिलेंगे और आज मैं यहाँ पर 5 जनवरी से 10 जनवरी तक के जितने भी जो वीकली मैपिंग जो है उसको कवर करूंगी। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन्हीं टॉपिक्स को लिया गया है जो प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2026 में। अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं लाइक अपना यूपीएससी या भी कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत मददगार साबित होगा। इसी के साथ हमने जो सैटरडे को प्रोग्राम आता था सुबह 10 बजे, उसको संडे को हम शिफ्ट करने का सोच रहे हैं कि सुबह संडे को ही 10 बजे सुबह वीकली करंट अफेयर्स आ जाए और शाम को 7 बजे वीकली मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स आ जाए। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या ये आपके लिए आपकी क्या राय है इस विषय में। फिलहाल हम शुरू करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम को और यहाँ पर देखिए पहली न्यूज़ ही अभी जो पूरे इंटरनेट पे पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है वेनेजुला को लेकर। वेनेजुला हो या फिर भारत हो, क्यूबा हो, ग्रीनलैंड हो, इन सभी चीज़ों को लेकर और इनसे संबंधित जो भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ रहती है उसको डेली मेरे चैनल संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर दिया जाता है, तो उसको निरंतर देखते रहिए साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा वेनेजुला पर जो नियंत्रण किया गया है, वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, उनको निकोलस मादुरो को अमेरिका ने वहां से उठवा लिया उनकी वाइफ के साथ और आतंकवाद के आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क में उनको रखा गया है। इस घटना के बाद क्या हुआ, वेनेजुला में जो सत्ता का शून्य उत्पन्न हो गया, लेकिन वहां की वाइस प्रेसिडेंट अभी संभाल रही हैं। देखना है अभी आगे क्या होता है। मेन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है चर्चा में बना हुआ वो समझा। देखिए साउथ अमेरिका ये रहा आपका, इसमें आपका ये रहा छोटा सा वेनेजुला, ठीक है, ये है आपका वेनेजुला, ठीक है। यहाँ पर तेल के काफी अच्छे भंडारण है, इसलिए थोड़ा ट्रम्प जो है बौखलाए हुए हैं, उनको पता है यहाँ से उनकी जीडीपी में बहुत ग्रोथ मिल सकती है, उनकी आर्थिक स्थिति जो है और जितनी अच्छी है उससे और बेहतर हो सकती है अगर तेल यहाँ से उनको मिल जाता है तो। वेनेजुला पर अमेरिकी नियंत्रण के बारे में, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक संघीय बहुदलीय गणराज्य देश है। ये ऐतिहासिक रूप से तेल आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है और 1999 के बाद यहाँ समाजवादी जो राजनीति परियोजना लागू हो गई है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी छोर पर स्थित है, कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के समुद्री तट पर। कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के समुद्री तट पर ही है ये, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर कैरिबियन सागर के बीच में आप देखेंगे यहाँ पर अवस्थित है और ये कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी छोर पर ये अवस्थित है, हमने यहाँ देखा। इसके बाद पड़ोसी देशों की अगर बात की जाए तो कैरिबियन सागर आपका ये रहा। इसके बाद यहाँ पर गयाना गुआना जो है यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, कोलंबिया और गयाना यहाँ पर आपका दिया गया था, ठीक है। गयाना ये रहा, ये इसके बीच में यहाँ पर ये है गयाना, ये है ब्राजील, तो इसके बीच में आप देखेंगे यहाँ पर जो ये देखिए ये आपका वेनेजुला हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। हमें जब भी हम लोग ये मैपिंग की क्लासेस करेंगे तो हमेशा अपना एटलस की बुक साथ में रखना है। वेनेजुला कई कैरेबियन द्वीपों जैसे कि मार्गरीटा और लॉकवेज का जो है प्रशासन भी करता है, ठीक है। तो इसके लोकेशन को ध्यान रखना है क्योंकि इस टाइम इतना चर्चा में बना हुआ और 100% इससे एक प्रश्न जरूर बनेगा, पीटी हो चाहे वो मेंस हो किसी भी एग्जाम का। वेनेजुला की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं, कुछ की फीचर्स भी है, जैसे एंडीज पर्वत आप देखेंगे साउथ अमेरिका में, यहाँ पर सबसे बड़ा एक पर्वत है एंडीज पर्वत, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम में कॉर्डिलेरा दे मेडेरा के बीच में यहाँ पर अवस्थित है। वोलिवर शिखर स्थित है, यहाँ पर आपका वोलिवर शिखर भी स्थित है, ठीक है। इसके बाद लेक मराई का वो बेसिन जो है दक्षिण अमेरिका के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। इसका नाम याद रखना है क्योंकि ये हो सकता है आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, क्योंकि तेल उत्पादन को लेकर ही बहुत चर्चा में बना हुआ है। लियानोस जो है अमेरिका ओरिनोको नदी के किनारे फैले विशाल उष्णकटिबंधीय मैदान है आपका लियानोस, जो यहाँ पर आप वेनेजुला में देखेंगे, ठीक है। तो क्या है ये ओरिनोको, मैंने शायद यहाँ पर रखा है, हाँ ये रहा आपका ओरिनोको रिवर जो है ना, ओरिनोको रिवर जो है, कह रहे हैं कि ये ओरिनोको रिवर के किनारे फैले विशाल उष्णकटिबंधीय मैदान है। यहाँ पर ज्यादातर क्या पशुपालन और हाइड्रोकार्बन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लियानोस, ठीक है। लानोस जो है वो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके पशुपालन इत्यादि के लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए। गुआना हाईलैंड्स जो है आपका है वो ये है, गुआना जो हाईलैंड्स है वो आपका यहाँ पर अवस्थित है, गुआना हाईलैंड्स आपके यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है।
आप कह रहे हैं कि दक्षिण पूर्व में स्थित प्राचीन पठारी क्षेत्र है ये, इसके यही आपके वेनेजुला के, ठीक है। और टेपुई जो है यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये टेबल नुमा पहाड़ होते हैं जिनको टेपुई कहा जाता है। यहाँ पाए जाते हैं एंजल फॉल्स जो है, एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यहाँ पर। एंजल फॉल्स ग्वाना हाईलैंड्स पर, यानी कि वेनेजुला के लिए अगर पूछा जाए तो एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पाया जाता है। ओरिनोको नदी प्रणाली देश के अधिकांश भाग को ये जल निकासी के लिए देखा जाता है। इसको ओरिनोको, ये बहुत बड़ी नदी है यहाँ के लिए, ठीक है। अब अगर अमेरिका साउथ अमेरिका में देखें, लेकिन वेनेजुला की यहाँ पर स्पेसिफिकली बात हो रही है। और पारिस्थितिकी और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये ओरिनोको नदी। यहाँ पर मैंने कुछ नदी तंत्र आपका साउथ अमेरिका का दिया है, चाहे तो इसको देख सकते हैं। इसको पीपीटी या पीडीएफ जो प्रोवाइड कर दूंगी तो आप देख लेना उसको, ठीक है। इसके बाद ईरान अभी चर्चा में काफी बना हुआ, न्यूज चैनल से इसका स्रोत लिया है। मैंने कहा था कि कहाँ से लिया गया है और जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है ईरान के भी चर्चा में आने का? ईरान ने पिछले हफ्ते से ज्यादा समय से देखेंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है ईरान में, पिछले हफ्ते क्या हुआ है कि पिछले हफ्ते से ज्यादा समय ऐसे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कुछ हो रहा है। और इन प्रदर्शनों की मुख्य वजह यह है कि देश की खराब होती अर्थव्यवस्था, बहुत ज्यादा महंगाई और ईरानी मुद्रा का तेजी से गिरना। लगभग सभी प्रांतों से विरोध की जो खबरें हैं हमारे सामने आती जा रही हैं। और ईरान जो है पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है, क्योंकि जहां राजनीतिक व्यवस्था में सरकार और शिया इस्लामिक धार्मिक नेतृत्व दोनों देशों की जो है भूमिका निभाते हैं। 1979 में अगर आपको याद होगा, एक इस्लामिक क्रांति के बाद से क्या हुआ, देश की असली सत्ता सुप्रीम लीडर के पास चली गई थी। और इसी कारण से ईरान मध्य पूर्व क्षेत्र में एक प्रभावशाली देश माना जाने लगा, उसको माना जाता है। और भौगोलिक रूप से जो ईरान है वो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। ईरान आपका दक्षिण पश्चिम एशिया में यहाँ पर अवस्थित है। और जो है ये मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को जोड़ने का काम करता है। मध्य पूर्व, मध्य एशिया, इन सबको आप देखेंगे ये जोड़ने का काम कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। बीच का एकदम ब्रिज के जैसे बना हुआ है। और ये साथ ही फारस की खाड़ी और हारमुज जलडमरू पर इसका नियंत्रण इसे रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत और महत्वपूर्ण बना देता है, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था का पतन देखा गया है प्रदर्शनकारों के द्वारा, जो कारण बताया गया, ज्यादा महंगाई, राष्ट्रीय मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन होना। लगभग सभी प्रांतों से विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है, इसलिए ईरान चर्चा में अभी बना हुआ है। अब ईरान क्या है, ये पश्चिम एशिया का एक देश है, ठीक है। हमने देखा पश्चिमी एशिया का एक देश है ये। इसके बाद जिसकी राजनीतिक व्यवस्था गणराज्य संस्थाओं, शिया इस्लामिक धार्मिक शासन का एक अनोखा मिश्रण है, जिसको मैंने बताया, ठीक है। कौन कौन कैसे था। भौगोलिक स्थिति पर अगर आते हैं, ईरान दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। आपका ईरान जो यहाँ पर अवस्थित है वो आपका दक्षिण पश्चिमी एशिया में यहाँ पर अवस्थित है। और ये मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक ब्रिज की भूमिका निभाता है। और फारस की खाड़ी, हार्मुज जलडमरू पर राजनीतिक नियंत्रण है यहाँ पर। शायद मैंने पिक्चर लिया होगा यहाँ पर, ठीक है। फारस की खाड़ी, और ये शायद नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, चलिए। फारस की खाड़ी और हार्मुज पर्सियन, ये जो गल्फ है फारस की खाड़ी जिसको यहाँ बोलते हैं, मैंने दिया है आई थिंक इसमें फारस की खाड़ी का, हाँ, ये पर्सियन गल्फ जो यहाँ पर दिया, फारस की खाड़ी, ठीक है। ये आपका गल्फ ऑफ ओमान हो गया, अभी समझेंगे। और ये हार्मुज जल डमरू पर स्थित एक राजनीतिक नियंत्रण इसका यहाँ पर है। और राजधानी अगर इसकी बात की जाए तो तेहरान है ईरान की। और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका अजरबैजान हो गया, इराक हो गया, टर्की हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान आपका हो गया। ये सऊदी आपका अरेबियन सी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ फारस, गल्फ वो फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, ठीक है। कैस्पियन सागर आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, टर्की इत्यादि, सीरिया, ये सारे आसपास के आपको देखिए, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्किस्तान, कैस्पियन सागर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, इराक, तो ये सब क्या है, इसके पड़ोसी देश और कुछ क्षेत्र हैं जो हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो चर्चा में बना होता है उसके इर्द गिर्द चीजों के बारे में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसकी कुछ भौगोलिक और भौतिक विशेषताएं, जैसे ये जो है ईरान का विशाल और शुष्क ऊंचा क्षेत्र माना जाता है, केंद्रीय ईरानी पठार है यहाँ पर एक,
जिसमें देखेंगे दश्त ए कबीर, दश्त ए लूत जैसे मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये नाम याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपसे मरुस्थल के बारे में यहाँ पर पूछ ले कि किससे संबंधित है। तो दश्त ए कबीर, दश्त ए लूत जो है ईरान से संबंधित है। और अत्यधिक यहाँ पर ज्यादा तापमान, लवणीय मैदान और विरल संख्या, कम संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी, जारगोस पर्वत श्रेणी आपकी जो है वो देखिए आपकी यहाँ पर इस प्रकार से जारगोस पर्वत श्रेणी, इसका एक और मैप लिया है मैंने। ये आपका जारगोस पर्वत श्रेणी है, ये अल्बोज माउंटेन्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। ये जारगोस पर्वत श्रेणी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है। भूगर्भीय रूप से ये युवा और भूकंपीय रूप से बहुत सक्रिय ये पर्वत श्रृंखला है, यहाँ की पर्वत श्रेणी है। तेल और गैस के बहुत ज्यादा समृद्ध भंडारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ईरानी पठार और मेसोपोटामिया के मैदानों के बीच ये आप देखेंगे ईरानी पठार ईरानी पठार यहाँ पर और जो मेसोपोटामिया के मैदान है उनके बीच एक अवरोध का काम करता है आपका जाग्रोस जो है, जाग्रोस पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये कहाँ अवस्थित है हमने देखा। हमें देखिए मैपिंग तो नहीं मिलेगी अपने एग्जाम में, लेकिन हमें ये पता रहेगा कि एटलीस्ट दिमाग में रहेगा कि हमने पढ़ा था और ये चर्चा में बना था, इसलिए एग्जाम में पूछा भी गया है, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता रहेगा उसका। अब अल्बोर्स, अल्बोर्स जो पर्वत श्रेणी आपका, ये अल्बोर्स पर्वत श्रेणी है आपका ईरान में। ठीक है, यहाँ पर कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट के समानांतर ये क्या कहते हैं, कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट के समानांतर आपको ये माउंटेन देखने को मिलेगा। माउंट दमावंद ईरान का सबसे ऊंचा शिखर यहीं पर अवस्थित है और उपजाऊ कैस्पियन तटीय मैदान को आंतरिक पठार से यहाँ पर अलग करती है। उच्च भूकंपीय सक्रियता, ज्यादा यहाँ पर देखिए हाई सिस्मिक जो एक्टिविटी देखने को मिली है, जैसे अरबी जो प्लेट है और यूरेशियन प्लेट के संधि क्षेत्र पर ये बेसिकली आपका ये अवस्थित है। बार बार बहुत ज्यादा विनाशकारी भूकंप आने के कारण यहाँ पर विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप और संवेदनशील देशों में आपका ये ईरान यहाँ पर जो है इसको माना जाता है। और जल निकासी एवं नदियां, यहाँ ड्रेनेज और रिवर्स देखें तो शुष्क जलवायु के कारण अधिकांश नदियां जो है मौसमी है, मौसम के अनुसार बदलती रहती, कभी कम पानी कभी ज्यादा। जैसे करून नदी बहुत फेमस है यहाँ पर। ठीक है, आपका ये करून रिवर जो है, ये करून रिवर बहुत फेमस है। एकमात्र ये पूरी तरह नौगम्य नदी है जो हमेशा हर समय पे ये बहने वाली नदी है। दक्षिण पश्चिम ईरान पर है ये करून नदी। ठीक है, आपके दक्षिण पश्चिम ईरान पर ये नदी अवस्थित है। दक्षिण और पश्चिम ईरान पर हमने देखा है नदी अवस्थित है। और सिंचाई और जल विद्युत का पूरा एक स्रोत अगर देखें तो करून नदी है। तो ऐसे मैप देके नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें पता रहेगा कि अच्छा ये अवस्थित कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी चर्चा में बना हुआ है। अब ग्रीनलैंड, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड पर जो है मालिकाना हक रखने की बात कर दी कि हमें लीज पर नहीं चाहिए, अब हमें मालिकाना हक चाहिए, मतलब उस पर आधिपत्य चाहिए, वहां पर हम चीजों को कंट्रोल करेंगे। तो ग्रीनलैंड में जहां पर मात्र 57,000 लगभग संख्या रहती है, उस पर अब उनका दांव पेच खेल रहे हैं और बहुत चर्चा का विषय इस टाइम पे बना हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है ये। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को अधिग्रहित यानी कि एक्वायर करने का प्रस्ताव फिर से सामने आ गया है और ये प्रस्ताव का डेनमार्क और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। उन्होंने कहा ये बिकाऊ नहीं है। उनका कहना है कि ये प्रस्ताव जो है उनकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रोविजंस के खिलाफ है। लेकिन इस टाइम तो डोनाल्ड ट्रंप इतने बौखलाए हुए हैं, जो WTO हो गया या फिर आप देखें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के खिलाफ 500% टैरिफ की इंडिया पे बात कर रहे हैं, जो WHO से पहले ही निकल चुका है। UNFCCC जैसे इतने बड़े जो है संगठन से बाहर निकल गए, जिसने जलवायु परिवर्तन जैसी परिभाषा को ही मान्यता नहीं दे रहा है। वो क्या UN की बात सुनेगा, क्या इनकी सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉस के प्रावधानों की बात करेगा। वो तो बिल्कुल बौखला चुके हैं इस टाइम। फिलहाल ग्रीनलैंड अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो आपका ग्रीनलैंड ये अवस्थित रहा यहाँ पर। ठीक है, और ग्रीनलैंड के बारे में यहाँ पर, अच्छा ग्रीनलैंड इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आधिपत्य नहीं किया या उसकी मालिकाना हक नहीं लिया तो रशिया और चीन उस पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि सैनिक गठबंधन हो, जो है जो चीज़ें आवागमन देखा जा रहा है या बहुत सारे क्रियाकलाप चीन और रशिया के द्वारा वहाँ किए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि कहीं इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से ना निकल जाए। बेसिकली ग्रीनलैंड क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये एक स्वशासी क्षेत्र यानी कि सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है ग्रीनलैंड, और आंतरिक मामलों में व्यापक स्वायत्तता प्राप्त है। फिर भी ये डेनमार्क के राजतंत्र के अंतर्गत चलता है। ठीक है, डेनमार्क के राजतंत्र के अंतर्गत ही आपका ग्रीनलैंड चलता है। लोकेशन देखें तो उत्तर अटलांटिक महासागर और आर्कटिक क्षेत्र, यहाँ इसके बीच में आपको देखने मिलता है ये आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिक महासागर। ठीक है, यहाँ पर देख ले आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक महासागर के आप देखें, और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक ओशियन के बीच में आप देखेंगे इसे जो है, और बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है व्यापार को लेकर। अधिकांश भाग
अंतर्गत ये आता है और उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच आप देखेंगे, ये उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच यहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा व्यापार का जो है केंद्र बन जाता है। इसीलिए आप देखेंगे चाइना जबकि यहाँ है, इसके बावजूद भी कहता है कि हमारे लिए ग्रीनलैंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जलवायु परिवर्तन जो चीज़ें होती है उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारी जो है सामाजिक व्यवस्था पे पड़ता है, जिस कारण से हमारा फोकस भी ग्रीनलैंड पर है। मतलब आप समझिए, लॉजिक देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर भौगोलिक विशेषताएं, ग्रीनलैंड क्या है, एक आइस शीट के रूप में है। द्वीप का लगभग 80% क्षेत्र जो है आइस से ढका हो, लेकिन जिस प्रकार से अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हीट वेव्स वगैरह आ रही हैं, उसके कारण वहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर्स पिघलने से क्या हो रहा है, उसके अंदर जो खजाने हैं, खजाने कैसे, जैसे आपका बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ माइंस वगैरह हैं, मिनरल्स हैं वहाँ पर पाए जा रहे हैं, जिसकी होड़ में ये चाइना, रशिया और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर होड़ मिला रहे हैं। तो वो पिघल रहे हैं, तो इनके लिए निकालना और उसका खनन करना आसान हो गया है, ठीक है। और अंटार्कटिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिम चादर माना जाता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में भी देखा गया है। प्राचीन शील्ड चट्टानें भूगर्भीय रूप से कनाडाई शील्ड का ये भाग है। मुख्यतः प्री कैम्ब्रिज युग की चट्टानें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। फ्रीओर्ड्स जो है, हिमनद जो है, गहरे कटे हुए तट यहाँ पर है। तीव्र गति से बहने वाले आउटलेट ग्लेशियर्स हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और जैकब शावन ग्लेशियर यहाँ पर एक पाया था, विशेष रूप से बहुत प्रसिद्ध है, तो याद रखना जैकब शावन ग्लेशियर है जो कि आपका ग्रीनलैंड से संबंध रखता है, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। संसाधन क्षमता, तो दुर्लभ पृथ्वी तत्व तो यहाँ पर देखने को मिले हैं, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, महत्वपूर्ण खनिज जैसे हाइड्रोकार्बन, तेल और इत्यादि गैस, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का रुझान यहाँ पर ज्यादा हमें इस टाइम पे, नॉट इवन डोनाल्ड ट्रंप का, चाइना और रशिया तो कर ही रहे थे ये सारी चीजें, अब दावेदारी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी रख दी आके, ठीक है। एक है वेमार ट्राइंगल। ये वेमार देखिए, पढ़ने में बीमार नहीं पढ़ना, इसको वेमार पढ़ना है। और ये जो है आपका मैपिंग, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो वेमार में ये क्या है, भारत का सार्वजनिक रूप से इसमें समर्थन मिला है। ये एक त्रिकोण ड्राफ्ट है एक तरीके से, इसमें भारत ने भाग लिया है। इस दौरान पोलैंड ने रूस से जो तेल आयात को लेकर अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि रशिया से आप तेल लेना बंद करिए, अदरवाइज हम 500% टैरिफ की बात करते हैं। और काफी लंबे समय से इस तरह की चीजें हुई, जो फाइन के रूप में 25% और टैरिफ बढ़ा दिया था भारत पे। तो उसी दौरान आप देखेंगे पोलैंड ने रशिया से तेल को आयात खरीदने को लेकर अमेरिका ने जो प्रेशर बना रहा है भारत में, उसके विरुद्ध भारत का समर्थन किया था सार्वजनिक रूप से, ठीक है। अब यहाँ पर पोलैंड की बात क्यों करें, क्योंकि ये जो वेमार ट्राइंगल है ना, उसमें फ्रांस आता है, जर्मनी है और पोलैंड है, इसको यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। वेमार जो ट्राइंगल है उसमें कौन कौन तीन शामिल है, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है। ये त्रिकोण है इनका, ठीक है। और ये त्रिपक्षीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक समूह है, इन लोगों का मिलकर अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पे काम करते हैं, स्पेशली व्यापार पे। इसका उद्देश्य है कि यूरोपीय एकीकरण, राजनीतिक संवाद और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, विशेषकर रूस और पूर्वी यूरोप से जुड़े हुए मामलों में। इनका टारगेट, इनका उद्देश्य है इस ट्रायंगल को बनाने का। कब स्थापित हुआ था, 1991 में। नामकरण कब हुआ था ये, जर्मनी के वेमार शहर के नाम पर। ये तीनों देश के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक यहाँ पर हुई थी। सदस्य देश कौन है, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। भारत ने भी इसमें भागीदारी दी थी, ठीक है, क्योंकि पोलैंड ने साथ दिया था भारत का, ठीक है। अब यहाँ पर अगला टॉपिक, अच्छा ये तो इसमें ये तो अच्छा, इसमें गलत लग गया ये मैप, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये वाला टॉपिक हो गया। अब ये माफी चाहती हूँ, यहाँ पर ये मैप नहीं आना था, ये मैप करेक्ट है यहाँ पर, हाँ ये मैप करेक्ट है। अलेप्पो का जो है हालिया झड़प का चर्चा में बना हुआ है, पहले इसको समझते हैं ना। यहाँ पर क्या हुआ, नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए, इवैक्यूएट करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि अलेप्पो के जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित निकालने के बाद सीरियाई सरकारी सेना और जो कुर्द के नेतृत्व वाली एसडीएफ है उसके बीच में एक झड़प हो गई। इससे ये साफ हो जाता है कि सेना को एक साथ लाने की कोशिशें जो है अभी सफल नहीं हो रही हैं और मानवीय स्थिति और ज्यादा यहाँ पर बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और एलेप्पो उत्तरी सीरिया में तुर्की सीमा के पास स्थित है और ये सीरिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर माना जाता है। पहले ये देश का बड़ा व्यापार और उद्योग केंद्र हुआ करता था। फिर ये शहर जो अनातेलिया यानी कि तुर्की और मेसोपोटामिया जो कि इराक में देखेंगे और भूमध्य सागर से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्गों पर स्थित होने के कारण ये राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और सीरियाई गृह युद्ध के दौरान जो अलेप्पो है एक बड़ा युद्ध क्षेत्र रहा है, ठीक है।
तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है, और ये सेना का एकीकरण की कोशिश से यहाँ पर सफल नहीं हो पा रही है, मानवीय स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, इसलिए ये चर्चा में है। और हमें क्या जानना है, ये शहर कहाँ है, ये सीरिया के अलेप्पो यहाँ पर है, ठीक है, सीरिया में, उत्तरी सीरिया में स्थित है, तुर्की सीमा के बहुत पास है, टर्की सीमा के बहुत पास अवस्थित है। महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये सीरिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। सीरिया जो इतना बड़ा ये है यहाँ पर देश, इसमें सबसे बड़ा आबादी वाला ये एरिया है, और ये पहला देश है जिसका मुख्य व्यापार और उद्योग केंद्र है। पहले ये देश का मुख्य व्यापार और उद्योग केंद्र है, यानी कि सीरिया का पहले ये जो है उद्योग और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, अलेप्पो, ठीक है, अलेप्पो। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सीरिया की स्थिति समझ लेते हैं। सीरिया वर्ल्ड मैप पे आप देखेंगे, यहाँ पर आपका ये छोटा सा सीरिया है, और ये पश्चिम एशिया में स्थित है, हमने देखा पश्चिम एशिया में स्थित है। ये भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर, भूमध्य सागर यहाँ पर आपके पूर्वी तट पर ये अवस्थित है, ठीक है, पूर्वी तट पर अवस्थित है ये। और इसके बाद राजधानी इसकी दमश्क है, इसकी राजधानी सीरिया की दमश्क है यहाँ पर। और उत्तर में तुर्की आप देखेंगे, इसकी सीमा से कौन कौन से जुड़े हुए, उत्तर में आप देखेंगे सीरिया के तुर्की है, दक्षिण पूर्व पूर्व में इराक है आपका, ठीक है, दक्षिण पूर्व पूर्व में आपका इराक यहाँ पर देखने को मिलता है। दक्षिण में आपका यहाँ पर जॉर्डन आ जाएगा, दक्षिण में जॉर्डन है, फिर दक्षिण पश्चिम में इजराइल और लेबनान है, लेबनान है आपका, और इजराइल है यहाँ पर, ठीक है। इसके आसपास के पड़ोसी देश कौन से हैं, ये पीटी में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया है। अब सीरिया का भौगोलिक भूगोल क्या है, तो यहाँ पर क्या है, पश्चिम में एंटी लेबनान पर्वत क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, एंटी लेबनान माउंट यहाँ पर आप देखेंगे एक श्रेणी है, ठीक है, और माउंट हरमन सबसे ऊंची, अब जो एंटी लेबनान पर्वत श्रेणी है उसमें माउंट हरमन सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, क्लियर है। और फरात नदी और इसकी सहायक जो नदी है वो खाबुर नदी है। अल असद झील एक बड़ी मानव निर्मित झील है, याद रखना है, हो सकता है पीटी में आपसे पूछ ले और आप इसको मानव निर्मित पे क्लिक ना करके कुछ और करते हैं, क्लियर है। सीरियाई मरुस्थल है, पूर्वी सीरिया का बहुत बड़ा एक मरुस्थल है, सीरियाई डेजर्ट जिसको बोलते हैं, पूर्वी सीरिया का ये बहुत बड़ा जो माना जाता है, ठीक है, ये डेजर्ट है, माफी चाहती हूँ अगर बीच में नॉइस आया हो। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है कि ये देखिए जो भी इम्पोर्टेंट रही है न्यूज़ अभी, उसी को मैंने यहाँ पर लिया है। और आप देखेंगे कि पहले भी, ठीक है, पहले भी क्या किया है कि इससे पहले भी हफ्ते का हम संडे को शाम को 7 बजे इस तरह का प्रोग्राम ऑलरेडी ला चुके हैं। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स हर संडे शाम को 7 बजे हो तो ज़रूर देखिए। थोड़ा छोटा सा वीडियो होता है, जल्दी से जल्दी एटलस के साथ देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कुछ नहीं समझ आता है और आपको नहीं, अगर मान लीजिए पूरा नहीं पढ़ना तो एटलीस्ट ये देख लीजिए कि चर्चा में क्या बना हुआ है, और बहुत फ्रीक्वेंटली इसको कान में लगा के, ईयरफोन लगा के सुन लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता रहेगा कि भाई एग्जाम में इस एरिया से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनका ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल मंडे है और मंडे को मैं आपको मिलूंगी जो है और नए प्रोग्राम्स के साथ, जैसे कि हम PYQ कर रहे हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, और बहुत अलग तरीके से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू उसको समझाया जा रहा है, जिसमें हम पॉलिटी 2019 के पेपर को अब लेंगे और 2018 तक, 13 से लेके 2018 तक कर चुके, 2025 तक करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, और UPSC प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर इसको लाया गया है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।